We don't need to be smarter than the rest, but really we need to be disciplined than the rest. ये कोट वॉरेन बफेट जी ने दिया है एंड ये कोट अप्लाई होता है लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में. नमस्कार, मैं साहिल गुप्ता, आपका अपना दोस्त, एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ. और आज का टॉपिक जो है बहुत हॉट टॉपिक है, लाइक NPS, इसको हम नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्कीम है, थोड़ा सा लंबा वीडियो भी होगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग जितने मेरे जानने वाले हैं वो भी इससे परिचित नहीं है कि एक्चुअली इसमें क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसमें हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है. अब जैसे इमेजिन कीजिए, आफ्टर रिटायरमेंट आप क्या करना चाहते हैं. आफ्टर रिटायरमेंट आप फिर से काम करना चाहते हैं, या आप आफ्टर रिटायरमेंट कुछ ये अपनी ड्रीम प्लेस में जाना चाहते हैं. लाइक किसी का ड्रीम प्लेस नॉर्वे है, किसी का ड्रीम प्लेस कश्मीर में जाके रहना है, किसी का ड्रीम प्लेस यूरोप में जाके रहना है, किसी का ड्रीम प्लेस US में जाके रहना है. तो अगर आपको रिटायरमेंट के बाद कहीं अपने ड्रीम प्लेस में जाके पूरा टाइम स्पेंड करना है तो रियली आपके पास पैसा होना चाहिए और आपके पास मंथली कुछ इनकम आती रहे. तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए. तो इस वीडियो में मैं आपको यही पूरा डिटेल में बताऊंगा. तो ये स्कीम सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च की थी, इसके लिए लॉजिक समझना पड़ेगा. शायद गवर्नमेंट को लग रहा था कि पेंशन का बर्डन का बढ़ता जा रहा है, तो उनको पेंशन हटाने के लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव रिटायरमेंट प्लान एक करना था, जिसके लिए उन्होंने 2004 में ये NPS स्कीम निकाली. बट 2004 में ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट और सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए थी. बट 2009 में गवर्नमेंट ने ये स्कीम सब लोगों के लिए ओपन कर दी. लाइक इवन अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आप तब भी इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड 2009 में ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लाइक PFRDA इस रेगुलेटर बना दिया, सो दैट जितना भी कुछ होता है ये NPS में सब कुछ सारे डिसीजन यही PFRDA लेता है. तो एक रिटायरमेंट प्लान है, लाइक जैसे आपको पहले आपके पेरेंट्स को अभी तक पेंशन आती रहती होगी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है. तो आजकल जैसे गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सेक्टर्स में पेंशन बंद ही कर दी है, तो ये उसका एक अल्टरनेटिव प्लान है कि कैसे आपका कुछ पेंशन आता रहेगा, क्या है. इसके कैलकुलेशन भी डिटेल है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. इसकी डिटेल कैलकुलेशन मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा. बट पहले इस पूरे NPS की बेसिक नॉलेज, आप कौन कौन अकाउंट खुलवा सकता है, कितने तरह के अकाउंट हैं, क्या क्या तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने का, वो मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा. NPS को समझने के लिए आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एन्युटी क्या होती है. एन्युटी वो चीज़ है कि आप कोई भी पैसा लमसम दे रहे हो या आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो जो पैसा वापस इकट्ठा हो जाता है, वो पैसे में से आपको मंथली या ईयरली आपको कुछ ना कुछ इनकम आती रहती है. दैट इज कॉल्ड एन्युटी. सो जो NPS स्कीम का बेसिक है वो एन्युटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि NPS में आपको जो भी पैसा मिलेगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आफ्टर 60 ईयर्स, आपको लाइक 40% मिनिमम आपको एन्युटी फॉर्म में आएगा. लाइक आपका हर मंथ आपको पैसा आता रहेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एन्युटी है इस NPS स्कीम में. एंड आइए अब जानते हैं कि NPS अकाउंट कौन कौन खोल सकता है. NPS अकाउंट खोलने के लिए आपको 18 to 65 ईयर्स के रेंज के बीच में होना चाहिए. एंड कोई भी रेजिडेंशियल इंडियन या इवन NRI भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं. कौन कौन इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते, आप कोई भी जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं इसके अंडर. एंड ना ही आप HUF लाइक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन NPS में. NPS अकाउंट को ओपन करने के लिए दो तरीके हैं, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाइए या आप ऑनलाइन ओपन कर लिए. आइए सबसे पहले जानते हैं इसको ऑनलाइन कैसे ओपन करते हैं. enps.nsdl करके वेबसाइट है जो कि जिसका लिंक मैंने कैप्शन में दिया है. आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड NPS अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपको एक OTP अगर कंफर्मेशन के लिए, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा डायरेक्टली. तो अगर आपको फिजिकल फॉर्म में बैंक में जाके जाना है तो वहाँ पे आप POP लाइक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो कि रजिस्टर्ड होंगे अंडर PFRDA, वहाँ पे आपको एक NPS अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिलेगा. उसके बाद KYC डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अलॉन्ग विद इट एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए. उसके साथ आपका अकाउंट ओपन हो जाता है. एंड अकाउंट ओपन करने के साथ आपको लाइक 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे. एंड देन आफ्टर दैट 500 रुपीज़ एवरी ईयर मिनिमम आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे अगर आपको ये अकाउंट कंटिन्यू रखना है. तो हाँ, एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एक डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको अपलोड करना पड़ता है ड्यूरिंग द ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग थिंग. आपको NPS अकाउंट को कंटिन्यू करने के लिए एक ट्रांजैक्शन 1 साल में करनी चाहिए और मिनिमम जो ट्रांजैक्शन है वो 500 रुपीज़ होना चाहिए पर ईयर. बट अगर आप किसी कारणवश ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो, तो जब भी जाए कि आप 5 साल के बाद कर रहे हो तो आपको
500 इंटू 5 लाइक 2500 रुपया डिपॉजिट कराना है, तो आपका जो डॉर्मेंट अकाउंट हो गया था, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, वो फिर से एक्टिव हो जाता है। अब आइए थोड़ा समझते हैं जो भी आप पैसा देते हो वो कहाँ जाता है। सबसे पहले जो भी आप पैसा देते हो वो एक ट्रस्टी बैंक, जो कि जितना भी एनपीएस कॉर्पस है वो एक्सिस बैंक अलॉट हुआ है, जितना पैसा आपका है वो आपका एक्सिस बैंक के पास जाता है। देन जो एक्सिस बैंक है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट फंड मैनेजर्स को, जो पीएफआरडीए ने अलॉट किए हुए हैं। लाइक 7 फंड मैनेजर्स हैं, एक एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर, उसके बाद आपका यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पेंशन मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड और आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट। जो पूरी लिस्ट एक यहाँ पे दी हुई है, यही 7 फंड्स हैं जो कि आपका सारा फंड मैनेज करते हैं। अब आपको लगेगा कि इन फंड मैनेजर्स में से कोई भाग भी सकता है, वो भाग नहीं सकता, क्योंकि जितना भी आपका पैसा लगता है जो इन फंड मैनेजर्स में मैनेज करते हैं, वो एक कस्टोडियल है जो कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। सिर्फ एक ही कस्टोडियल है। कस्टोडियल का काम क्या होता है, जो भी आपका पैसा है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, वो पैसा आपको टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सारा पैसा आपका कस्टोडियल के पास आता है। देन कस्टोडियल आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा जितना भी आपको मिल रहा है वो पूरा सेव होगा। आइए आप समझते हैं, थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। अब जितना भी पैसा है आपका 4 तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में लगता है, GCEA। जी हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि सबसे सिक्योर होते हैं। उसके बाद सी हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो सिक्योर होते हैं बट कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स थोड़े लेस सिक्योर होते हैं। थर्ड आ गया आपका ई, इक्विटी क्लास। इक्विटी क्लास मॉडरेटली रिस्की, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक होता है स्टॉक मार्केट के साथ। एंड सेकेंड एंड लास्ट ऑल ए मतलब ऑल्टरनेट फंड्स। ऑल्टरनेट फंड्स वेरी रिस्की एंड इट कैन जनरेट वेरी हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। ऑल्टरनेटिव फंड्स में आपका क्या हो गया, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आता है। बट डरिए नहीं, आपको ये हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट फंड है, बट हाई रिस्की भी है। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो पूरा कॉर्पस का 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कभी भी आपका ए जो कि ऑल्टरनेटिव फंड जो कि वेरी हाई रिस्की, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। एंड जस्ट एन आइडिया, जो भी एनपीएस में जो फंड के रिटर्न्स है अराउंड 8 to 10% रहते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली है बिट हायर देन द पीपीएफ में। एंड अब आप कैसे ये पैसा का लाइक किस फंड मैनेजर को देते हैं या किस स्कीम्स में डालते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये 2 तरीके के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक होता है कि एक्टिव चॉइस में है कि आप अपने हिसाब से किसी भी एसेट क्लास में, जो मैंने ECGA बताया, उसमें डाल सकते हो। बट उसमें एक लिमिटेशन है कि एट द एज ऑफ 50 ईयर्स आपका जो इक्विटी क्लास में एक्सपोजर है 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड वो रिड्यूस होते रहता है 2.5% एवरी ईयर। एंड टिल 60 ईयर्स तक एट एनी कंडीशन आपका जो पैसा है वो 50% से ज़्यादा इक्विटी क्लास में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट आ जाता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस आगे ही प्री डिफाइंड पैरामीटर्स पे बना हुआ है एंड उसमें भी 3 चॉइसेस आ जाती हैं। फर्स्ट अग्रेसिव लाइफ साइकिल। अग्रेसिव लाइफ साइकिल में आपका जो इक्विटी पे एक्सपोजर है 75% तक रहेगा अप टू 35 ईयर्स। एंड आफ्टर दैट एवरी ईयर वो 4% से रिड्यूस होता जाएगा। एंड एट द एज ऑफ 55 ईयर्स आपका 15% जो एक्सपोजर इक्विटी में रह जाएगा। सेकंड जो है वो है मॉडरेट लाइफ साइकिल, जहाँ पे आपका जो इक्विटी एक्सपोजर है 50% तक रहेगा 35 ईयर्स में, एंड वो रिड्यूस होता जाएगा 2% पर ईयर में। एंड एट द एज ऑफ 55 आपका जो एक्सपोजर रहेगा इक्विटी में वो सिर्फ 10% रह जाएगा। एंड जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल पे, जिसपे कि एट द एज ऑफ 35 ईयर्स आपका जो इक्विटी एक्सपोजर रहेगा 25%, एंड वो जो एक्सपोजर है 1% हर साल कम होता जाएगा। एंड एट द एज ऑफ 55 ये 5% तक रह जाएगा। तो जो मॉडरेट, कंजर्वेटिव या अग्रेसिव लाइफ साइकिल, ये डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर। अगर आप थोड़ा हाई रिस्क टेकर हो तो आप यू कैन गो फॉर द अग्रेसिव लाइफ साइकिल। अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो तो मॉडरेट। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव हो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल अप्रोच पे जाते हो। और जब आपने एक्टिव या ऑटो चॉइस को पहले ही चूज कर लिया और आपको लगता है कि आपको ये चॉइस आपने सही नहीं की, आप चेंज करना चाहते हैं, आप यू वांट टू कीप प्लेइंग विद इट, तो आप साल में 2 बारी अपने फंड मैनेजर को भी चेंज कर सकते हैं। आप एक्टिव से ऑटो में भी आ सकते हैं, या जो अपने ऑटो में जो चॉइसेस हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम अग्रेसिव टू कंजर्वेटिव। बट हाँ, साल में 2 बारी, लाइक ये नहीं कि आप रोज रोज जाएं और नहीं आज मुझे
ये ट्राई करता हूँ, आज वो चाहिए नहीं, साल में 2 बार आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है इसके अंदर। जो भी अपने एनपीएस में आपने कॉर्पस डाला है, जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला है, जितना भी रिटर्न मिला है, वो अप टू 60 ईयर्स तक लॉक इन रहता है। इसी को हम डिसिप्लिन बोलते हैं कि आप 60 ईयर्स तक निकाल नहीं सकते। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी आप पैसा निकाल भी सकते हैं, बट वो इमरजेंसी क्या होनी चाहिए, एक क्रिटिकल इलनेस हो गई है कि आपको घर बनाना है, उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, या अपने हायर स्टडीज़ के लिए खुद जाना है या बच्चों को बेचना है, उस कंडीशन में आप निकाल सकते हो। बट उसके लिए मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 साल से अपना अकाउंट ओपन हुआ होना चाहिए, और उसमें जो आपका अपना कंट्रीब्यूटर, लाइक एनपीएस में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, पर जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन है उसका आप सिर्फ 25% तक निकाल सकते हो, वो भी 3 बारी, लाइक पूरा साइकिल में, लाइक अप टू 60 ईयर्स आप सिर्फ 3 साल निकाल सकते हो ये अपना कंट्रीब्यूशन, जो कि इमरजेंसी नीड के लिए है। आइए बात करते हैं इसके एग्जिट की, लाइक प्रीमेच्योर एग्जिट हो गया, या आपको जो अपने 60 ईयर्स पे एग्जिट करना है। अगर आपको ये कुछ यो फंड में मज़ा नहीं आ रहा है, या आपको स्कीम अच्छी नहीं लग रही है, आपको लगता है कि कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो आप ये 60 ईयर्स से पहले भी इस पैसे को निकाल सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन है कि जो आपका अकाउंट है एटलीस्ट 5 साल पुराना होना चाहिए। पहले ये लिमिट 10 साल पुराना होना चाहिए था अकाउंट, बट अभी ये है कि 5 साल पुराना अकाउंट हो तब भी अकाउंट निकाल सकते हो। एंड इस अकाउंट में जितना भी पैसा बना है, लाइक 1 करोड़ कॉर्पस है, तो आप सिर्फ 20% ही निकाल सकते हो, लाइक 20 लाख निकाल सकते हो, बाकी जो 80 लाख है वो आपको एन्युटी टर्म्स में मिलता रहेगा। या अगर आपका कॉर्पस सिर्फ 2.5 लाख बना हुआ है टोटल अभी तक, तो आप पूरा का पूरा 100% निकाल सकते हो। पहले ये लिमिट 1 लाख थी, बट अभी ये लिमिट बढ़ा के 2.5 लाख कर दी हुई है। अब सेकेंडली, जब आप 60 ईयर्स की एज तक पहुंच गए हो, आप उस पर भी आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं। आप इसको डेफर कर सकते हो 70 ईयर्स तक, लाइक आप इन्वेस्टमेंट डालना कंटिन्यू कर सकते हो अप टू 70 ईयर्स तक, या आप पैसा नहीं भी डालो बट आप रिटर्न जनरेट करना चाहते हो 70 ईयर्स तक, वो ऑप्शन है दोनों। जब भी आप पैसा निकालते हो एनपीएस से, तो 60% आपको लमसम मिलता है, जो 40% है वो एन्युटी स्कीम्स में आपको डालना पड़ता है, और जो एन्युटी स्कीम्स हैं वो आपको मंथली रिटर्न जनरेट करके दे सकती हैं। इसमें थोड़ा सा कैच है कि 40% आपको एन्युटी स्कीम्स में डाला है वो आपको एक साथ पैसा नहीं मिलेगा। 7 एन्युटी मैनेजर्स जो ने पीएफआरडीए ने अपॉइंट किए हुए हैं अभी तक, जिसमें एलआईसी है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई, बजाज, इंडिया, स्टार यूनियन, डाइशे लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि आपको मंथली इनकम देते रहेंगे। अभी बात करते हैं, अगर आपका डेथ हो जाता है आफ्टर 60 ईयर्स या बिफोर 60 ईयर्स, अगर आपका डेथ बिफोर 60 ईयर्स हो जाता है, तो जो भी आपको नॉमिनी आपने अपॉइंट किया है उसका पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाता है। एंड अगर आपका डेथ 60 ईयर्स के बाद होती है, तो जो वो आप किस तरह से अपने मतलब आपने पूरा जो फॉर्म भरा हुआ है उसमें आपने किस तरह से अपने डायरेक्ट किया हुआ है पेंशन फंड, पेंशन मैनेजर्स को या एन्युटी मैनेजर्स को, कि आपके नॉमिनी को पैसा कैसे मिले। नॉमिनी को पूरा लमसम पैसा मिल सकता है उस केस में, बट हाँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या रिटर्न नहीं मिलेंगे, पूरा का पूरा लमसम मिलेगा। या आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो आप जैसे आपको मंथली इनकम मिल रही थी वैसे आपकी जो नॉमिनी को भी इनकम मिलती रहे। आप इस केस में कोई भी एनपीएस अकाउंट में 3 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो, एंड उनके लिए लाइक कितना प्रोपोर्शन में आपको उस नॉमिनी को देना है, लाइक आपको तीनों नॉमिनी को इक्वल में देना है 33%, वो कर सकते हो। किसी को 50 देना है, किसी को 25% देना है, वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से जो आपका पैसा है, अगर जब आप नहीं भी रहोगे तो भी आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। बट अगर 60 ईयर्स के बाद जो आपका टोटल कॉर्पस बना हुआ है 5 लाख तक बना हुआ है, अप टू 5 लाख, जो पहले 2.5 लाख था, तो आप पूरा का पूरा कॉर्पस 100% निकाल सकते हो। अगर आपका कॉर्पस 5 लाख से ऊपर है तभी आपको जो 60% एरो करेंगे अभी निकालने के लिए, बाकी 40% आपको किसी भी एन्युटी स्कीम में डालना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की, जो कि मैक्सिमम लोग एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं ओनली ड्यू टू अरे टैक्स बचेगा। अब इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या है, इसमें आप 2 तरह से टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। एक तो टैक्स बेनिफिट है 80CCD1 में कवर होता है, उसमें आप टू 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। एंड बट जो 80CCD1 है वो सिर्फ एनपीएस के लिए नहीं है, उसमें आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप पीपीएफ में डाल रहे हो, कहीं भी डाल रहे हो, वो सारा का सारा अकोमुलेट होकर 1.5 लाख होना चाहिए। बट जो एक और सेक्शन बनाई हुई है गवर्नमेंट ने 80CCD1B, उसमें अप टू 50,000 जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना 50,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक्सक्लूसिवली एनपीएस के लिए है, वो आपको टैक्स फ्री हो जाता है। जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके लिए एनपीएस में, जो कि एक लिमिट है, उसमें 10% ऑफ योर टोटल बेसिक सैलरी प्लस डीए
आप वो भी टैक्स रिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। इन एडिशन टू दैट 50,000 इन 80 CCD1B एंड जो 80 CCD1 था उसके अंदर। तो ये जो NPS है ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। लाइक जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो भी टैक्स एग्जम्प्ट होती है, जो आपका पैसा अंदर बन रहा है वो भी टैक्स एग्जम्प्ट होता है, और जब आप रिफंड ले रहे हो लाइक एट द टाइम ऑफ 60 ईयर्स जो आपने पैसा लिया वो भी टैक्स फ्री होता है। बट जो लास्ट का जो आपको एन्युटी आ रही है मंथली वो टैक्स फ्री नहीं होती है, उसमें आपको एज पर योर टैक्स ब्रैकेट वो लगेगा, इनकम टैक्स लग सकता है। तो जो लास्ट ई है वो पार्शियल एग्जम्प्ट है एंड पार्शियल टैक्सेबल है। अब कोई भी एनपीएस अकाउंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। जितना भी हमने पूरा एक्सप्लेन किया है अभी तक वो सारा टीयर 1 में है। और टीयर 1 अकाउंट में क्या रहता है, वो एक रिटायरमेंट अकाउंट है, उसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें लॉक इन रहता है लाइक टिल 60 ईयर्स। जो टीयर 2 अकाउंट है उसके लिए प्री जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके लिए टीयर 1 अकाउंट होना चाहिए, एंड वो इन्वेस्टमेंट कम सेविंग अकाउंट ज़्यादा है, उसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं, और विड्रॉल पे भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है उसके लिए जो टीयर 2 अकाउंट है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया क्योंकि एनपीएस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। अभी भी कुछ लाइक कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बोला उसके लिए वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको रिटायरमेंट में कितना बेनिफिट चाहिए, कितना कॉपर्स चाहिए, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल कैलकुलेशन में, क्योंकि वो इस वीडियो में डालूंगा तो दिमाग चकरा जाएगा, इतना कुछ कैसे आप डाइजेस्ट करोगे। आप ये वीडियो देखिए, समझिए एनपीएस को। कुछ भी क्वेरी है, किसी भी तरह की क्वेरी है, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में डालिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, वो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, सो दैट कि कोई भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। एंड जो हमारा मिशन है फाइनेंशियल लिटरेसी को हर घर पहुंचाना, उसमें हमारी हेल्प कीजिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। एंड आपका अपना दोस्त साहिल गुप्ता साइनिंग ऑफ टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।